एक दिन दोपहर में मनीष के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। वह जग तो गया पर आंखें बंद किए रहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी मनीष ने एक झटके में मुझे खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में कसकर दबोच लिया और प्यार करने लगा। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मैं दिल से मनीष की आभारी थी, जिसने मेरी जिंदगी और परिवार दोनों उजड़ने से बचा लिया। स्टोरी को लास्ट तक पूरी जरूर सुने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 25 साल है। हम दो बहनें हैं, मुझसे छोटी बहन काव्या है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया। मेरे पिता ने रेलवे में काम रहे अजय से मेरी शादी कर दी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। परिवार में दामाद के आने पर दिखावे में भी खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन काव्या को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि काव्या की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल तो उनकी माली हालत बहुत खराब हो चली थी। काव्या की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और अजय से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। मेरे पति अजय मेरा पूरा ख्याल रखते थे, इसलिए पिताजी को किसी बात की चिंता नहीं थी। काव्या की शादी में अजय पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत या यूं कहें कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ रेलवे क्वार्टर में रहती थी। फिर भी सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा, मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन काव्या को भी इस झगड़े में लपेट लिया जाता। मेरी सास काव्या से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई, बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने तो कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा भी नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक खाना पीना भूल गई। वो यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर बेटी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। मैं और मेरे पति अजय को डॉक्टर ने बताया कि अजय के वीर्य में शुक्राणु की कमी है। अजय के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयां दी और इंजेक्शन भी लगाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी के इलाज से अजय बाप नहीं बन पाया तो मां के बताए देसी नुस्खे को अपनाया, पर इस उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में पति की पगार समय पर आए या न आए पर मेरी माहवारी ठीक 28 दिन में आ जाती थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, मगर एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत तो ये थी कि मेरे पति अजय की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी, बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती थी, लेकिन अजय पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता था। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान जी के मंदिर में जाकर समर्पित कर दी। उस रात हम दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि मैं मां बन सकूं। फिर 28वें दिन जब मुझको पीरियड नहीं आया तो अजय दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय मुझको पीरियड हो गया। अजय की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से मेरी कमर पर बांध दिया
जब तक मैं पेट से ना हो जाऊं, इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरी कोख सूनी थी। धीरे धीरे अजय भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने मारने लगे थे। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोच लेना आसान है, पर मरना आसान नहीं था। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही कठोर और धोखेबाज बना देती है। इसी बीच मेरा देवर मनीष 3 साल पटना में कोचिंग के बाद मेरे और अजय के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के कई एग्जाम भी थे। मुझको मनीष के आने से बहुत राहत हो गई। पति अजय और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी मनीष से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त थे। मनीष के हर काम का टाइम फिक्स था। सुबह 5 बजे उठना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। मैं मनीष की असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और उसकी हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। अजय के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझे शादी के 3 साल बाद पता चला था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत थी। एक दिन दोपहर में मनीष के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। वह जग तो गया, पर आंखें बंद किए रहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी मनीष ने एक झटके में मुझे खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में कसकर दबोच लिया और प्यार करने लगा। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। अगले दिन मैं और मनीष एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी मनीष ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डाला और कूल्हे को सहलाया, तो मैंने गुस्से में चिमटा उठाकर उसकी पीठ पर धीरे से मार दिया और उसे लिमिट में रहने की हिदायत भी दे डाली। मेरे इस हरकत से जब मनीष बुरा मान गया, तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने अपने पति अजय को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी के बीज का 1 भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद जी का दिया टोटका बंधा ही है, तो अब अच्छी खबर आने की उम्मीद है। उस रात मैंने अजय के साथ भी संबंध बनाया। दोपहर में मनीष और रात में अजय के साथ प्यार करने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इस बार मेरी ये कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने अजय की पसंदीदा कॉफी और पकौड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो अजय मुझे गोद में उठाकर नाचने लगा और खुशी से मेरे माथे को चूम लिया। मेरे मायके वालों को जब यह बात पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन काव्या भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझसे प्यार से बात करने लगी थी। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। मनीष अपना एग्जाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मनीष को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक वह मेरे साथ रहता था और एग्जाम की तैयारी भी किया करता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन मनीष का रिजल्ट आ गया। उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान, नाक, ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरी सास और मेरे पति अजय की खुशी का ठिकाना ना रहा। मनीष के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आने लगे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन मनीष ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और मनीष का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने मनीष को अपनी बहन काव्या से शादी के लिए मना लिया। काव्या को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से मनीष की आभारी थी, जिसने मेरी जिंदगी और परिवार दोनों उजड़ने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी मजेदार स्टोरी के साथ। धन्यवाद।